बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्जाम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपके सामने आशीष आर्य। देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी आरपीएससी जो है वो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, निश्चित रूप से आएगी। और जिन विद्यार्थियों का सपना है कि हम लेक्चरर बने बायोलॉजी से, तो साथियों आपको हमारे साथ में जुड़ना है। क्लियर? हम आपके लिए दोस्तों कुछ ऐसा विशेष करने वाले हैं जिसमें आपको हर हाल में जो पुराना जो पेपर्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आगे आएंगे, इन तीनों को लेकर के अपन बात करने वाले हैं। तो साथियों, अपनी जो क्लास यहां पर स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। क्लियर है? तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ में जरूर जुड़े और आपको कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। क्लियर है साथियों? तो देखिएगा, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सेल बायो से स्टार्ट करेंगे। कहां से? सेल बायो। सेल बायो बोले तो कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को आप कहेंगे कोशिका विज्ञान। क्लियर है साथियों? तो सेल बायो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जितने भी अपना जो सिलेबस दे रखा है उसमें जितने भी यूनिट्स हैं उनको वन बाय वन करके अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन जो शुरुआत है वो सेल बायो से कर लेते हैं। सेल टॉपिक को, कोशिका विज्ञान को बायोलॉजी की रीढ़ माना जाता है और अपने को इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको सेल बायो से देखने को मिलते हैं। क्लियर है साथियों? तो याद रखिएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और यही जो आरपीएससी जो क्लास है आपको साथियों सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगी। तो सेकंड ग्रेड विद्यार्थी भी इस क्लास को देखना नहीं भूलें। क्लियर है? हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। तो सभी प्यारे साथी लगातार आप जुड़ते रहें, क्लास को शेयर करते रहें। क्लियर है साथियों? तो यहां पर सेल बायोलॉजी, सबसे पहले मित्रों अपने माइंड में ये आता है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? देखिएगा, कोशिका। सेल को हम क्या कह रहे हैं? कोशिका। कोशिका क्या है ये सुनिएगा आप दोस्तों। आप जानते हैं कि अपने पास में एक ये भवन है, कोई बिल्डिंग है। क्या है साथियों अपने पास में? ये कोई बिल्डिंग है। समझ में आया कि नहीं? और आप ये भी जानते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी ईंट हैं वो लगी हुई है। क्लियर? और ये सभी ईंट मिलकर इस भवन का निर्माण कर रखा है इन्होंने। क्लियर? तो अपन इसी कोशिका को समझेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर। आपके सामने साथियों यहां पर ये इतनी सारी ईंटें मान लो इस मकान में लगी हुई है। बहुत सारी ईंटें दिख रही हैं।
ये बहुत सारी ईंटें साथियों इस मकान में लगी हुई हैं। ठीक वैसे ही अपनी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, याद रखिएगा, हमारी जो बॉडी है इसमें भी साथियों बहुत सारी सेल्स, न्यूमेरियस सेल। न्यूमेरियस सेल, असंख्य सेल। असंख्य कोशिकाओं से। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, सजीवों का शरीर, ये भी असंख्य कोशिकाओं से बना है। साथियों, आप जानते हैं कि यहां पर एक संरचना है स्पर्म और यहां पर एक संरचना है ओवम। स्पर्म बोले तो शुक्राणु और ओवम बोले तो अंडाणु। दोनों ऐसी संरचना है जो अपनी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा, ये शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं, तो इनसे भाई एक संरचना बनती है। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होने से, फर्टिलाइजेशन बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे लेवल पे ये क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? सर, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? निषेचन कहलाता है। और यहां से एक छोटी सी संरचना निकलती है जिसको हम गैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गैमिट। और यही जो गैमिट है ना, ये आगे डेवलप होकर के साथियों परिवर्तित हो जाता है किसमें? जाइगोट में। किसमें भाई? जाइगोट में। जाइगोट बोले तो युग्मनज। किसमें साथियों? युग्मनज में यह परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है। और यही युग्मनज जो है आगे चल करके मादा में साथियों कुछ इस प्रकार की ये संरचना मिलती है और इस संरचना को हम नाम देंगे यूट्रस। क्या कहेंगे साथियों? यूट्रस कहेंगे, यानी इसको कह देंगे गर्भाशय। क्या कह देंगे भाई? गर्भाशय कह देंगे। और ये वो छोटी सी संरचना है जिससे यहां पर मानव शरीर का निर्माण हो गया है, अर्थात मादा के पेट में एक बच्चा पल रहा है। तो वह एक महीन सी सूक्ष्म सी संरचना जो अपनी नग्न आंखों से हमें दिखाई भी नहीं दे रही थी, उससे किसका निर्माण हो गया है? सर, मानव शरीर का निर्माण हो गया है। एक सजीव के अंगों का निर्माण हो गया है। इन अंगों से अंग तंत्र बन गए हैं। इन अंग तंत्रों से सारी बॉडी का निर्माण हो गया है। क्लियर साथियों? तो अपन भाई अब यहां पर बात कर सकते हैं कि कोशिका है ना क्या है। तो यह सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या है। कौन है भाई? कोशिका। तो आप कह सकते हैं कोशिका कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्लियर है साथियों? अब यहां पर बात करेंगे कि कोशिका से क्या बनता है। क्लियर? देखिएगा, अपनी सेकेंडरी लेवल की जो बुक है साथियों,
उसमें दे रखा है कि कोशिका से क्या बनता है। देखिएगा, सेल, सेल से बनेगा टिश्यूज। क्या बनते हैं साथियों? टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्या बन जाती है? बॉडी। ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है। क्लियर? याद रखेंगे इस बात को आप। कोशिका जो है, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से किसका निर्माण होता है? हमारी बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर है साथियों? अब बात आती है छोटी सी, क्या कि स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं का अध्ययन है ना, ये क्या कहलाता है? उसके बाद में आप जानते हैं कि कोशिकाओं का जो अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि साइटोलॉजी जो है इसके जनक कौन है? साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो साइटोलॉजी के जनक साथियों आप जानते हैं रॉबर्ट हुक हैं। कौन है साथियों? रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक साइटोलॉजी जो है, आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? आधुनिक साइटोलॉजी के जनक हैं सीपी स्वानसन। और अपने भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भाई भारतीय साइटोलॉजी जो है, भारतीय कोशिका विज्ञान जो है, इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये अपने काम आएंगे, इनको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे रूप में ये क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है साथियों? तो देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन लिखेंगे साथियों आप। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है साथियों यहां से, साइटोलॉजी से, कि साइटोलॉजी जो है इसके जनक कौन है? तो आप लिख सकते हैं साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब को अपन क्या मानते हैं? साइटोलॉजी का जनक मानते हैं। क्लियर है साथियों? देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन एग्जामिनर के जहन में आता है, भारतीय साइटोलॉजी या आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो आप लिखेंगे आधुनिक साइटोलॉजी आधुनिक साइटोलॉजी के जनक। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? सीपी स्वानसन। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक हैं सीपी स्वानसन। तो क्वेश्चन यह भी बनता है, भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन हैं? भारतीय साइटोलॉजी भारतीय साइटोलॉजी के जनक। सर, भारतीय साइटोलॉजी के जनक हैं डॉक्टर AK शर्मा। भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? डॉक्टर AK शर्मा है। आशा करता हूं ये तीनों बात आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है साथियों?
अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। बात आती है कि कोशिका जो है इसकी खोज किसने की है, कब की है, किस रूप में की है, किस में की है। क्लियर है साथियों? छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो कोशिका के इतिहास से अपन थोड़ी सी देर के लिए बॉन्ड करते हैं कि अपने को क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। देखिएगा साथियों, यहां पर सबसे पहले लाइन जो है मैं ऐड कर रहा हूं, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सब जानते हैं कि सर 1665 में, कब भाई, 1665 में किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है भाई? रॉबर्ट हुक ने की है। क्लियर है साथियों? इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस में की है, तो इसकी जो खोज है वो की है कोर्क या छाल में। किस में की है साथियों? कोर्क या छाल में की है। और अपने से पूछ लिया जाए किस रूप में की है, तो सर आप कहेंगे मृत कोशिका के रूप में। मृत कोशिका के रूप में। मृत कोशिका के रूप में इसकी क्या की है? खोज की है। साथियों याद रखिएगा, जो यहां पर ये कोर्क या छाल थी, ये एक वृक्ष है या पादप है, आप ये कह दें। क्लियर है? और इस पादप का नाम भी भाई अपने को याद रखना है। अगर आप एक अच्छे लेवल से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस पौधे का नाम याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इस पौधे का अपने को नाम याद रखना पड़ेगा। और यह जो प्लांट है इसका नाम है क्वेरकस सुबेर। क्या नाम है? क्वेरकस सुबेर। इसका नाम है क्वेरकस सुबेर। क्लियर है? ये प्लांट है। और इस प्लांट का जो ये स्टेम भाग दिख रहा है, इस स्टेम भाग से इस कोर्क को या छाल को लिया गया है। क्लियर है ना? ये कोर्क या छाल है ना, इसको लिया गया है। फिर क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया कुछ इस प्रकार से। ये छोटा सा एक स्लाइस है। क्या है? एक स्लाइस है। और इस स्लाइस को जब देखा, किसकी सहायता से? सर माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से देखा साथियों? माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा गया। तो इनको यह जो संरचना है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आती है। कुछ इस प्रकार से यह संरचना नजर आती है। और इस संरचना में इनको बहुत सारे कोटर ही कोटर उपस्थित दिखाई देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे कोटर ही कोटर मौजूद होते हैं इस संरचना में। ये जो कोटर्स हैं, इनको साथियों इन्होंने क्या कहा था, ये भी अपने को याद रखना है। इसको, ये जो कोटर्स हैं, इनको किसने भाई? सर यहां पर जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। और माना गया है कि सेलुला शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सेल शब्द की। किसकी उत्पत्ति हुई है? सेल शब्द की। देखिएगा सर, यहां से क्या किया, ये जो छोटी सी संरचना यहां पर दिखाई दे रही थी, इन्होंने क्या किया, इस संरचना को और अच्छे से देखा। कैसे? तो देखने पर इनको यह जो संरचना दिखाई दे रही थी कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही थी। जैसे कि एक बेंजीन वाला अपन बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से।
इनको यह संरचना कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी भाई। इस संरचना को इन्होंने देखा, यह ऐसी दिखाई दे रही थी। क्लियर है ना? और यहां पर अपने को कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य है ना, यह देखना चाहिए था। कोशिका द्रव्य, यह कोशिका द्रव्य दिखाई नहीं दिया था, यह दिखाई नहीं दिया। इसीलिए कह दिया कि यह जो सेल है ना वो कैसी है, डेड है। तो याद रखिएगा, कोशिका की खोज है ना 1665 में किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसमें की है? कोर क्या छाल में की है। किस रूप में की है? सर मृत कोशिका के रूप में की है। भाई क्या क्या इन्होंने? सर जो यहां पर क्वेरकस सुबेर प्लांट है, इस क्वेरकस सुबेर प्लांट की छाल को लिया और इसको किसकी सहायता से देखा? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने के बाद इनको कुछ ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान यह संरचना दिखाई दी, जिसका नाम है यहां पर सेलुला। और माना गया है यह सेलुला शब्द है ना, इसी से किसकी उत्पत्ति हुई है? सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर इनको और अच्छे से देखा। इनका जो सूक्ष्मदर्शी था वो बहुत अच्छा सूक्ष्मदर्शी था। उसको इस प्रकार से दोस्तों तैयार किया गया था, बनाया गया था कि उसकी जो देखने की क्षमता थी वो सामान्य माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा थी। तो फिर उन्होंने यह संरचना अगर इसको निकाल करके देखी तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। क्लियर? और यहां पर केवल और केवल इनको ये सेल वॉल, जिसे आप कहेंगे कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का यहां पर जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य या लिक्विड जैसा पदार्थ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये कोशिका तो मृत है, ये कोशिका तो क्या है? डेड है। इसीलिए मृत कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। अगर आंकड़े पूछ लिए जाए कि कब, तो ये कब की गई है साथियों? 1665 में की गई है। ठीक है, ये सभी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक मैं लिख देता हूं, बुक ऑफ रॉबर्ट हुक, बुक ऑफ रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी वो कौन सी है? याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक है। इस माइक्रोग्राफिया बुक में ये सारी बातें है ना बताई गई हैं, जो इन्होंने कोशिका से संबंधित बातें की है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसलिए सीधा सा क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वो किसने लिखी है, किसने प्रकाशित की है? तो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ये छोटी छोटी बातें अपने को सब याद रखनी है। क्लियर? चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब मृत कोशिका को खोज लिया गया है तो जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने की होगी, स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर का भी यहां पर मंतव्य रहता है कि भाई मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां से, और हर विद्यार्थी भी जानना चाहता है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि भाई मृत कोशिका की खोज तो कर लिए, तो जीवित कोशिका की खोज भी किसी ने की होगी। चलिएगा साथियों, अपन देखते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की है। तो लिखते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका बोले तो साथियों आप कहेंगे सर लिविंग सेल। जीवित कोशिका आप कहेंगे लिविंग सेल। जीवित कोशिका या लिविंग सेल की खोज कब? 1674 में। 1674 में किस में? तालाब में या पौंड वाटर में? पौंड वाटर में किसने की है? सर एंटोनी
ऑन ल्यूवेनहोक ने एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने क्या की है, इस जीवित कोशिका की खोज की है। किसमें की है? सर पॉन्ड वाटर में की है। किसमें की है साथियों? पॉन्ड वाटर में। क्लियर है ना? अब देखिएगा, इस जीवित कोशिका को जो नाम दिया था पॉन्ड वाटर में खोजने के बाद, वो नाम क्या दिया गया है? सर इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। पहले एनिमलक्यूल, याद रखिएगा एनिमलक्यूल को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका को खोजा गया और सबसे पहले क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल नाम दिया गया है। मैं लिख देता हूं पहले। पहले फर्स्ट नेम जो दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? एनिमलक्यूल। क्लियर है ना? इसके बाद में साथियों इस एनिमलक्यूल को कहा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये कब कहा है? सर बाद में। पहले यहां पर साथियों कहा गया है एनिमलक्यूल और बाद में इसे कहा बैक्टीरिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर और बन जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया की खोज आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया की खोज। बैक्टीरिया की खोज का जो श्रेय जाता है यह भी किसको जाता है? सर एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक साहब को जाता है। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक साहब को ही जाता है। अपने को ये सब बातें याद रखनी है। क्लियर है? अगर अपने से पूछ लिया जाए बैक्टीरिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है? सर बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। अगर पूछ लिया जाए कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के जनक, तो सर बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं AVL, एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक। कौन है साथियों? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक। तो छोटी छोटी बातें हैं, तमाम बातें अपने को याद रखनी है। क्लियर? जीवित कोशिका की खोज किसने? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने। कब? 1674 में। किसमें किए? पॉन्ड वाटर में। और इसको सबसे पहले जो नाम दिया है वो क्या दिया है भाई? एनिमलक्यूल। बाद में इस एनिमलक्यूल को जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। और साथियों अगर अपने से पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक को ही जाता है। अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, सर बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो सर कौन है? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक है। साथियों ये तमाम क्वेश्चंस है ना, ये अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है ना? तो आप इनको साथ साथ नोट भी करते रहें। जो विद्यार्थी मेरे साथ में ऑनलाइन मोड में बैठे हैं, बिल्कुल भरे आपको हर एक चीज है ना, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, लिखनी है। क्लियर है साथियों? तो नेक्स्ट चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अगर आगे हम बात करें तो बात आती है कि एक सिद्धांत है जिसे अपन कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं साथियों? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत से वो तमाम जानकारियां अपन जुटाएंगे यहां पर, जिनसे एग्जाम में पहले क्वेश्चन निकला है, आगे भी निकलेगा। निश्चित रूप से यहां से कोशिका सिद्धांत को लेकर के, इन कथनों से लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, देखिएगा वो क्वेश्चन कौन सा था जो आपको आते आते भी गलत हुआ था। क्लियर है? तो साथियों अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत कि कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी लिखेंगे, कोशिका सिद्धांत। या फिर आप कह दें सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत या फिर आप क्या कहेंगे, सेल थ्योरी कहेंगे। क्लियर है? देखिएगा ये कोशिका सिद्धांत जो है ना, ये किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया किसने है, ये याद रखेंगे। यहां पर दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है स्लाइडन और एक का नाम है स्वान। कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। क्लियर है साथियों? किसने दिया है? सर स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। यह बात अपने को याद रखनी है। इसके बाद में साथियों अपने से यह पूछे कि यह सिद्धांत कब दिया है आंकड़ों के रूप में, तो यह 1738 और 39 में दिया गया है। क्लियर है? आंकड़े अपने को याद नहीं रखना है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया किसने है? सर स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। ये जो स्लाइडन साहब हैं ये बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में और स्वान साहब बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। क्लियर है साथियों? तो देखिएगा यहां पर लिख देता हूं मैं प्लांट सेल, प्लांट सेल, और स्वान जो साहब हैं ये बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में। कोशिका तो साथियों प्लांट में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं। कोशिकाओं का समूह जो होता है ऊतक होता है। ऊतक आप जानते हैं कि साथियों ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जंतु ऊतक, एक होता है पादप ऊतक। क्लियर है ना? तो अपन कह सकते हैं कि संरचना और उत्पत्ति में तो ऊतक है ना समान होते हैं, लेकिन कार्य में यह भिन्न भिन्न होते हैं। अगर पादप ऊतक की बात करूं, क्लियर है ना, ऊतकों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। लेकिन पादप ऊतक जो दिया है प्लांट ऊतक, वो किसने? एन ग्रीव मोदे ने दिया है। और जंतु ऊतक की मैं बात करूं तो जंतु ऊतक जो कहा है या इसके बारे में जो बताया है वो किसने बताया है? बीचट नाम के व्यक्ति ने इसका वर्णन किया है। बीचट, जिसे अपन बाइकोट कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? बाइकोट। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। प्लांट सेल के बारे में जो बात करते हैं वो कौन है? स्लाइडन है। और एनिमल सेल के बारे में साथ जो बातें की जाती हैं वो कौन करते हैं? सर यहां पर स्वान साहब हैं। क्लियर है ना? अब ये इस कोशिका सिद्धांत में क्या बताते हैं याद रखिएगा। ये कहते हैं कि सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स का शरीर बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि सभी सजीवों का शरीर है ना, ये किससे बना है? सर कोशिकाओं से बना है। फिर इन्होंने कहा इन कोशिकाओं में
जिनमें लिख सकते हैं विदलन एवं विभाजन, विदलन एवं विभाजन, विदलन को कहेंगे क्लीवेज और विभाजन को कहेंगे डिवीजन। होते रहते हैं। क्लियर साथियों, कहा गया है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है जिनमें विदलन एवं विभाजन होते रहते हैं। साथ में यह भी कहा है कि कोशिकाओं की या कोशिकाओं में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। तो आप लिखेंगे कोशिकाओं में कोशिकाओं या सेल्स प्रजनन या रिप्रोडक्शन करने की क्षमता भी पाई जाती है। प्रजनन या फिर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करने की क्षमता भी पाई जाती है। सर किसमें पाई जाती है? सर यहां पर इन कोशिकाओं में। क्लियर है? अब बात निकल करके आती है साथियों कि ये जो कोशिका सिद्धांत है ना, इसका समर्थन किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो किसने किया है? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने कहा है? किसने किया है? रुडोल्फ विर्चो। एक बात और अपने को याद रखनी है, कोशिका जो है ना सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह भी किसने बताया है? यहां पर स्लाइडन एवं स्वान साहब ने ही बताया है। क्लियर? इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लियर? तो अब बात आती है कोशिका सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। लिख सकते हैं आप नोट करके, कोशिका सिद्धांत का समर्थन, कोशिका सिद्धांत का या आप लिख लें सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का समर्थन कोशिका सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? यहां पर लिख देता हूं रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही बात है, सजीवों का शरीर जो है ना वो कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से। लेकिन इन्होंने एक कथन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। इनका स्टेटमेंट अपने को जरूर याद रखना है। क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या होता है? सर ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? पुरानी कोशिकाओं से। किससे होती है साथियों? पुरानी कोशिकाओं से। तो आप लिख सकते हैं रुडोल्फ विर्चो। क्या लिखेंगे साथियों? रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो ये जो रुडोल्फ विर्चो है, छोटे छोटे पॉइंट नोट करना। ये सब 11th-12th में आपको ये बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, एनसीईआरटी बुक को उठाओगे तो। क्लियर है?
साथियों, इन्होंने समर्थन किया है, समर्थन किया किसका किया है साहब, बताइएगा। सर कोशिका सिद्धांत का। किसका किया है? कोशिका सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने एक कथन दिया है, ये कथन क्या है इनका, ये भी याद रखेंगे। कथन, इनका कथन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इनका कथन जरूर याद रखेंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस कथन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ याद रखने योग्य बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क जरूर लगाए, सभी को लिखना है आपको। अभी मैं बात कर चुका था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ है सभी नई कोशिकाएं, या आप कह सकते हैं न्यू सेल्स। सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। किससे होती है साथियों? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो इनका कथन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा है? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है साथियों? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। क्लियर? याद रखना। रुडोल्फ विर्चो ने समर्थन किया किसका? कोशिका सिद्धांत का। और इन्होंने कथन दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल नेगेली। क्या है साथियों? कार्ल नेगेली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तीसरे नंबर पर कार्ल नेगेली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। कार्ल नेगेली साहब को लेकर के एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी आपको हो सकता है कि यहां से सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से कार्ल नेगेली साहब को अपने मन मस्तिष्क में बहुत अच्छे से याद रखना है। ये साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है ना, वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल्स जो कोशिकाएं हैं इनके विभाजन से होती है। तो इन्होंने भी एक कथन दिया है साथियों। क्या दिया है? एक कथन। तो इनका कथन क्या कहता है ये अपने को याद रखना है। क्लियर है? तो लिखिएगा इसके कथन को। इन्होंने कहा है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के पूर्ववर्ती कोशिकाओं के पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है।
तीनों ही आपने कथन लिखे हैं साथियों, और इनका अर्थ भी आप अलग अलग देख पा रहे हैं। कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान क्या कहते हैं कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है या सभी सजीवों का शरीर है ना, ये कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जिनमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत का समर्थन किया है रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो साहब क्या कहते हैं? रुडोल्फ विर्चो ये कहते हैं क्या कि सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। पूर्ववर्ती का अर्थ है जो पुरानी सेल्स हैं इनसे। क्लियर? और एक कथन था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चो साहब ने ही दिया है। क्लियर है साथियों? इसके बाद में एक कथन दिया है किसने? यहां पर कार्ल नेगेली ने। कार्ल नेगेली ने यह कहा है कि सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं करवाता हूं आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, याद रखिएगा, लिखिएगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, पूछा गया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, या फिर लिख सकते हैं सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यह कथन दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है साथियों? 11th-12th की बुक से ऑप्शन दे दिए हैं आपको। सबसे पहले लिखा गया लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। बी ऑप्शन में साथियों लिखा गया है स्लाइडन एवं स्वान। क्लियर? सी ऑप्शन में लिखा गया है रुडोल्फ विर्चो और डी ऑप्शन में कह दिया गया है कार्ल नेगेली। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। सर आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि आप पीछे पढ़ करके आए थे, रुडोल्फ विर्चो साहब तो ये कहते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति वो पुरानी कोशिकाओं से होती है, एंशिएंट प्राचीन कोशिकाओं से होती है। और कार्ल नेगेली ने यह कहा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ेगा, सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यह कथन दिया, किसने दिया?
कार्ल नेगेली ने दिया। किसने दिया भाई? कार्ल नेगेली ने। तो साथियों आज हमने जो बात की है वो सेल टॉपिक को लेकर के की है, कोशिका विज्ञान टॉपिक को लेकर के की है। देखिएगा यहां पर हमने यहां से स्टार्ट किया है। क्लियर? तो सेल क्या है आपको मालूम है। जिस प्रकार से बहुत सारी ईंटों से मिलकर के एक भवन तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर में भी लाखों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में सेल्स हैं जो कि मानव बॉडी का क्या करती हैं? निर्माण। ये कोशिका अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देती हैं। इधर नर और मादा दोनों यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन से गैमेट बनता है, गैमेट से जाइगोट बनता है जिसे युग्मनज कहते हैं। आगे चल करके दोस्तों यह एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो अपन कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों की, सभी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, इकाई है। सेल है ना, ये आपस में मिलकर के ऊतक बनाएंगे, ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाएंगे, अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाएंगे और ये सभी अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? मानव शरीर का निर्माण करेंगे। इसके बाद में दोस्तों कोशिका से संबंधित बातें की गई है कि कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन है? सर सीपी स्वानसन है। भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? सर डॉक्टर AK शर्मा है। इसके बाद में कोशिका की खोज से संबंधित बातें की गई है। रॉबर्ट हुक ने की है, 1665 में की है। कोरकिया छाल में की है और मृत कोशिका के रूप में की है। कैसे की है ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको याद रखेगा। इसकी जो बुक है रॉबर्ट हुक की बुक जो है इनको भी याद रखेंगे आप, माइक्रोग्राफिया है। क्लियर है? इसके बाद में जीवित कोशिका के बारे में बताया कि सर 1674 में 1674 में एंटोनियो लोवेनहोक ने पॉन्ड वाटर में की है और इसको एनिमलक्यूल नाम दिया। बाद में इस एनिमलक्यूल को बैक्टीरिया कहा गया। क्लियर? बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? एंटोनियो लोवेनहोक साहब को ही जाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। इस बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं वो भी किसको माना जाता है? सर यहाँ पर एंटोनियो लोवेनहोक साहब को ही माना जाता है। इसके बाद में साथियों आपने देखा कोशिका सिद्धांत 1738-39 में किसने दिया है? स्लाइडर ने, स्वान ने। इन्होंने कहा है कि सभी सजीवों का शरीर है ना, ये कोशिकाओं से बना होता है जिनमें विदलन और विभाजन, विदलन क्लीवेज, विभाजन डिवीजन, विदलन और विभाजन होते रहते हैं। कोशिकाओं में प्रजनन करने की क्षमता भी पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत का जो समर्थन है वो रुडोल्फ विर्चो ने किया है। रुडोल्फ विर्चो साहब जो हैं एक कथन प्रस्तुत करते हैं। यह कथन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ आपके सामने लिखा गया है कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसके बाद में कार्ल नेगेली साहब आए हैं। कार्ल नेगेली ये कह रहे हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ठीक इसके बाद में आपने एक क्वेश्चन देखा है कि यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले बना है और आगे बन सकता है। क्लियर है साथियों? तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट बातें करेंगे अपन कल इसी क्लास में। क्लियर है ना? तो साथियों सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे साथ में ऑनलाइन सेशन में जुड़ने के लिए, ऑफलाइन जो विद्यार्थी बैठे हैं वो तो मेरे पास में बैठे ही हैं, ठीक है। अभी जो सब मेरे साथ में ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से एक बार फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आप कल इसी टाइम आप इसी क्लास में उपस्थित रहें, बायोलॉजी की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।